सर एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है, तो दूसरी तरफ सोना 7 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अब यूजुअली ये देखा जाता है कि ये दोनों रुझानात एक साथ कम ही देखने को मिलते हैं, अगर वो कम हो रहा है तो फिर सोना भी कम हो रहा होता है। इस तजाद को आप कैसे समझाएंगे हमें? मार्केट जो है ना, दो डिफरेंट रिस्क को जिसे कहते हैं प्राइस कर रही हैं। जो इस वक्त ग्लोबल रिस्क है तेल का, वो चूंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो जाता है और मोरक्को और ईरान बातचीत कर रहे हैं, यूएस के साथ बातचीत आगे बढ़ती है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्ट्रेट खुल जाएगी और जो फ्लो ऑफ एलएनजी प्लस पेट्रोलियम 20-22% जो डिस्टर्ब हुआ है ओवरऑल, ये रिस्टोर हो जाएगा। इसलिए तेल की कीमत नीचे आती हुई दिखाई दे रही। गोल्ड जो है वो कहता है कि ये जो अनसर्टिनिटी है दुनिया में, हमें सेफ हेवन में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज जो कि सदाबहार हो, जो कि एक कॉशियसली हम इसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो वो जो सप्लाई रिस्क है तेल का ईज कर रहा है। ब्रॉडर जो अनसर्टिनिटी है मार्केट्स की, वो गोल्ड की तरफ लेके जा रही है। सो हम कहते हैं कि सप्लाई इंप्रूवमेंट जो है लोअर कर रही है ऑयल प्राइसेस को, बट हायर गोल्ड रिफ्लेक्ट्स एक ग्लोबल अनसर्टिनिटी कि हम उसमें इन्वेस्टेड रहें, और चूंकि बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है बाहर जो कि सेफ हेवंस ढूंढ रहा है, तो इट्स इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इसको इस तरह देखिए। सही। और सर हुकूमत 2028 तक मुकम्मल शरिया कंप्लाइंट बैंकारी निज़ाम की बात भी कर रही है। क्या इससे पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम, बैरूनी सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ ताल्लुकात पर कोई नुमायां असर पड़ सकता है? पाकिस्तान का अगर आपने मूव करना है 2028 तक, तो सक्सेसफुल जो ट्रांजिशन है ना, उसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क सामने आना चाहिए, जो सेंट्रल बैंक का काम है। डीप करनी पड़ेंगी हमें इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कैसे करेंगी, इसकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे होगी, रेगुलेटरी रेडीनेस कैसे आएगी। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। इस्लामिक फाइनेंस एक्सपैंड हो सकती है, साइड बाय साइड करेंगे या कंप्लीटली चले जाएंगे, और डोमेस्टिक सेविंग्स जो है वो मोबिलाइज हो सकती हैं कि लोग ये समझें हम इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनली हमें देखना पड़ेगा कैसे हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि देयर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इवन इफ वी मूव टू सच अ मॉडल। इसमें ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी सर्टेनिटी, जिसे कहते हैं, ये ट्रांजिशन एक ग्रेजुअल होनी चाहिए, केयरफुली मैनेज होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैं हमेशा कहता हूँ डिटर्मिन करती है किसी चीज की भी सक्सेस। इसकी भी सक्सेस वो ही डिटर्मिन करेगी। ठीक सर, अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखें तो पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की के लिए सबसे पहले किस शोबे में इस्लाहात की जरूरत है, जो आप कहते हैं कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर? आई थिंक इन द बिगिनिंग, इन द एंड, एवरी सेक्टर, एवरी पॉलिसी इज अबाउट गवर्नेंस। सो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब तक एक डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल में नहीं जाएंगे, अब इसका क्या मतलब है, ये मैंने कल शाम को ही मैं बैठा था, तो चूंकि बहुत सी गवर्नेंस की बातें हो रही थी, तो आई थॉट आईड राइट ऑन इट। सो दिस इज व्हाट आई रोट कि रियल रिफॉर्म इज गवर्नेंस रिफॉर्म इन पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि आपको अट्रैक्ट करना है टैलेंट, कल्टिवेट करना है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उनको लीनर बनाना है। 17 सब्जेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट के जाएंगे, बहुत से डिविजन्स, बहुत से एसओईज प्राइवेटाइज होंगे, कंपेटिटिव मार्केट में जाएंगे। लीनर और फिट फॉर गवर्नेंस, और लोगों की दहलीज पे जाने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको आपने पायदार बनाना है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करना है ताकि नीचे की सतह तक पैसे जाएं। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट मॉडल। डेवलपमेंटल स्टेट जापान में देख लें, ईस्ट एशिया में देख लें, और उसके बाद अगर आपको अपने डिविजन्स को, सूबों को की तरफ, यानी कि छोटे सूबाई में जाना है, तो उस पे ना सिर्फ आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, सारी जो जिसे कहते हैं मुक्तदरा का, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, पर ये जो टैलेंट पूल है जब तक नहीं लाएंगे, पहले फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो अपना काम ठीक करें और नीचे लोकल गवर्नमेंट्स आ जाएं। अगर ये तीनों अगले 3 से 5 साल में आप कर लेते हैं तो साथ साथ सूबों की बात कर सकते हैं। बट अगर फर्स्ट स्टेप्स ही नहीं लिए और एक नॉन प्रोफेशनल सेटअप में इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए आपको, मैं इसकी मिसाल भी दे देता हूं, यानी कि चारों ये जो गैस का अलहदा, एलएनजी अलहदा, एलपीजी अलहदा, बिजली अलहदा, पेट्रोलियम, यू कैन नॉट बी रनिंग दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड रन्स ऑन एन इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री।
जब आप ये काम कर लेंगे और वो कामयाब ना हो तो फिर मुझे कहिएगा ना कि यार ये भी कर लिया। सो दैट इज हाउ पाकिस्तान शुड मूव। आई रियली थिंक कि हम मनमोहन की बात तो करते हैं, पर जितना अच्छा वो हेड हंटर था और जितनी उसने हेड हंट करके टीम बनाई थी, उस चीज को शायद हम अपनी निगाह से दूर कर देते हैं, और इसलिए वी कांट रियली पिन पॉइंट that it is a competence challenge that the Pakistan authorities have to overcome. पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो एक कंपोनेंट है डोमेस्टिक प्राइसिंग का। दूसरी बात यह कि जो हम तेल की कीमत देखते हैं, जो पेपर ऑयल की, और जो इंटरनेशनल प्लैट्स जो हमारा बेंचमार्क है, आई थिंक सिंगापुर प्लैट्स लेते हैं, उसकी ये पिछले 7 दिन की जो कीमत है उसको लेके आज की कीमत डेली निकालते हैं। यही प्राइसिंग फॉर्मूला पहले भी था, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं आई। पहले 7 दिन बाद ये आती थी, अब एवरी डे कर दिया इन्होंने। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, फ्रेट एंड इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोलियम लेवी में, मतलब अगर 18% पेट्रोलियम लेवी होती तो शायद 40-50 रुपए होती। इस वक्त 38% तकरीबन पेट्रोलियम लेवी है ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल, वो तकरीबन 80 रुपए बन जाती है। तो आप खुद समझ सकती हैं कि एक उसका एक मेजर कंपोनेंट है। और फिर डीलर एंड ओएमसी मार्जिन। पेट्रोलियम लेवी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक मेजर फिस्कल इंस्ट्रूमेंट बन गया है, जनरेटिंग सब्सटैंटिव नॉन टैक्स रेवेन्यू के 1700 अरब रुपए के करीब ये करेगा। लास्ट ईयर से भी तकरीबन 200 अरब बढ़ा हुआ हमने रखा हुआ है। सो अगर इस पूरे ब्रॉडर इशू को देखें तो मैंने हमेशा कहा है कि अ कंट्री डिपेंडेंट हाईली ऑन इंपोर्टेड एनर्जी एंड देयरफॉर वल्नरेबल टू प्राइस शॉक्स, एंड अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन, जैसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे आप पेट्रोलियम लेवी की मद में, कार्बन लेवी की मद में 5 रुपए, और इंपोर्ट ड्यूटीज, कुछ कस्टम्स ड्यूटीज है, मेरे ख्याल है 25-30 रुपए इस वक्त है पेट्रोल और डीजल पे, इनको मिलाएं तो ये इस वक्त एक ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंपोर्ट डिपेंडेंस, जिसकी वजह है कि आपको एक ऐसा तेल की कीमत है पाकिस्तान में जो कि नागुज़ीर है जब तक कि हम अपना पूरा जिसे लॉन्ग टर्म एनर्जी सोल्यूशन है वो सामने नहीं रखते। जी सर, हुकूमत की जानिब से माशी इशारियों में बेहतरी का दावा किया जा रहा है, बरामदात में भी इजाफा, महंगाई में कमी, स्टॉक मार्केट की तेज़ी को कामयाबी करार दिया जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आम आदमी को अभी तक रिलीफ महसूस नहीं हो रहा। इस तजाद को आप कैसे देखते हैं? बड़ी आसानी से समझाता हूँ। एक है मैक्रो स्टेबलाइजेशन जो मुल्क में आ गई है, ये और एक है हाउस होल्ड वेलफेयर। ये देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। यू नो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि हमने डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह जो है उसमें कमी आई है। कीमतें अब भी 9% बढ़ी थी जब हम पिछला महीना क्लोज करके आए हैं पिछले साल के मुताबिक। आपको पता है पहले एक हेवी बाउट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ, एक हमारा जो बैरूनी खसारा है उसको रेमिटेंसेस ने बहुत सहारा दिया, और हमारे लोन्स जो शेड्यूल होते रहे उन्होंने सहारा दिया, न्यू लोन्स ने सहारा दिया। और तीसरी बात यह है कि आपका जो मालियाती खसारा है वो भी संभल गया बिकॉज एक हाई बाउट ऑफ टैक्सेशन है। ये तो हो गई मैक्रो स्टेबलाइजेशन। ये कोई भी हुकूमत जब IMF की एंगेजमेंट में होती है ये आ जाती है, वो पाकिस्तान में भी आ गई है। 24 बार IMF की एंगेजमेंट हुई है, 24 बार ये जो IMF सपोर्टेड स्टेबलाइजेशन है ये मुल्क ने देखी है। यहां तक तो दुरुस्त है, पर आपकी और मेरी जो रियल इनकम है वो जिसे कहते हैं कमजोर भी है और पिछले चंद साल में बढ़ी भी नहीं है। नंबर 2, जो हमारी परचेजिंग पावर है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी रही है पिछले चंद सालों में, तो कीमतों के बढ़ने की शरह अगर बहुत, मेरी जिसे कहते हैं तनख्वाह उस तरह से नहीं बढ़ी है तो मेरी परचेजिंग पावर कमजोर हुई। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं 12 अंडे खरीद सकता था तो आज 8 अंडे खरीद सकता हूं। आसान लफ्जों में, एम्प्लॉयमेंट चूंकि ग्रोथ वीक रही है, तो अगर पाकिस्तान में 3%, 3.5% की ग्रोथ हो तो तकरीबन 12 लाख नौकरियां निकलती हैं। अगर 25 लाख यूथ एंटर करेगा और 12 लाख नौकरियां होंगी एक सालाना की बुनियाद पर, तो 12.5-14 लाख यूथ वो है जो कि नौकरियों में नहीं जा सकेगा। तो वो क्या फील करेगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है।